हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एनवायरनमेंट बुक सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 10 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 11 है। इसमें हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और उससे संबंधित प्रोविजन। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज से हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है कि इससे पहले हमने एनवायरनमेंट की बेसिक जानकारी ली थी, साथ ही हमने इकोलॉजी और इकोसिस्टम को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने कई सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, पॉल्यूशन को पढ़ा था और कई सारे मेजरमेंट्स पढ़े थे। आज से हमारा ये तीसरा टॉपिक शुरू होगा, बायोडाइवर्सिटी। आपको जैसा कि पता है कि हमने पार्ट 1 में सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि हम टोटल कितने टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। क्लियर? तो बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें कवर करने हैं। इसमें कई सारे एक्ट, कई सारे अधिनियम, जिस पे यूपीएससी हमेशा आपसे प्रश्न पूछती है। और कई बार क्या होता है कि इन प्रश्नों को करते वक्त हमारे अंदर एक समझ नहीं हो पाती कि आखिरकार कार्टेजेना प्रोटोकॉल आया क्यों, आखिरकार आईची लक्ष्य का मतलब क्या है, आखिरकार आईयूसीएन के अंतर्गत जीवों को वर्गीकृत क्यों किया गया। और अगर आपके अंदर ऐसी समझ डेवलप हो गई तो आपको काफ़ी सहजता लगेगी बायोडाइवर्सिटी जैसे टॉपिक को कवर करने में। क्लियर? तो आज से हम उसी जर्नी की ओर निकलेंगे और लगभग 6 पार्ट में आगे आने वाले हम पूरी बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक को कवर कर लेंगे। क्लियर? तो ये हमारा 11 पार्ट है। देखते हैं इसमें जैव विविधता। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी। विविधता का क्या मतलब होता है? विविधता का मतलब ये होता है कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग नस्ल, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो एक जैसे से भिन्न है किसी भी रूप में, उसे हम कहते हैं विविधता। अगर यही विविधता के आगे हम जैव वर्ड जोड़ दें तो क्या हो गया कि जीवों के अंतर्गत कैसी विविधता, अर्थात कोई जीव पंछी है, कोई जीव सरीसृप है, कोई जीव मत्स्य है, या कोई जीव जो जल में रहता है जिसका कोई आकार ही नहीं है, या कई सारे ऐसे सूक्ष्म जीव, कवक, शैवाल, विषाणु, ये सारे के सारे, या आप कह सकते हो रामायण की उस पंक्ति के हिसाब से कि 84 लाख लगभग योनियां हैं, उन सब को हम कंपाइल रूप से अगर कहें तो वो होते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? अब जितनी ज़्यादा विविधता होगी, हम जब ये बात करते हैं इंडिया के आइडिया की या न्यू इंडिया की या आइडिया ऑफ इंडिया की, तो हम क्या कहते हैं कि इंडिया की यूनिटी और डाइवर्सिटी इसकी काफ़ी यूनिक फीचर है। क्लियर? और डाइवर्सिटी जब हम कहते हैं तो क्या होता है कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी हमारा देश उतना ही ज़्यादा मजबूत बनेगा। तो वही चीज़, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी बायो में होगी अर्थात जीवों में होगी, उतना ही हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा बनेगा और उसका जो इकोसिस्टम होगा वो काफ़ी परिपक्व और बेहतरीन होगा। समझ गए? तो आप इतनी सारी बेसिक जानकारी आपने ले ली। अब हम इसे टेक्निकल परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। क्या है? जीवों के आवास, पर्यटन एवं औषधि उपयोग के अलावा पृथ्वी के धरातल का सौंदर्य बढ़ाने में जैव विविधता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्या मतलब हुआ कि देखिए, जो जीव हैं अर्थात जहाँ पर जीव निवास करते हैं उनके लिए भी विविधता जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, सहजीवी उनके संबंध होते हैं, सहभागिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, तो वो एक दूसरे को खाते पीते रहते हैं, अर्थात खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के माध्यम से। हमने अपने प्रीवियस पार्ट में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के महत्व को पढ़ लिया था। क्लियर? फिर क्या है कि पर्यटन के रूप में आप लोग क्या करते हो कि अलग अलग बायोडाइवर्सिटी को देखने के लिए, अलग अलग जीवों को देखने के लिए ही तो घर से निकलते हो कि चलो आज इस जू में चले जाएं, इस बर्ड सेंचुरी में चले जाएं, इस नेशनल पार्क में चले जाएं, इस बायोस्फीयर रिजर्व में चले जाएं, या इस एक्वेरियम में चले जाएं। वहाँ पे आप क्या देखते हो? विविधता देखते हो, और उस विविधता से आपका मन मोहक होता है और आपके अंदर एक उमंग और उल्लास का समन्वय देखने को मिलता है। क्लियर? तो आप ये देख सकते हो जैव विविधता का कि क्या इम्पोर्टेंस है। साथ ही औषधि उपयोग में कई सारे जीव ऐसे हैं जिनका उपयोग किया जाता है औषधि के रूप में। औषधि का मतलब क्या? दवा निर्माण की प्रणाली में। आप में से शायद कई लोग करंट अफेयर्स जब पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि जो पेंगोलिन नामक जीव होता है उसके ऊपर की जो खोल होती है, उसके ऊपर की जो खाल होती है, उसका उपयोग चाइना में किया जाता है
जितनी भी उत्तेजक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उत्तेजक दवाइयों का मतलब जैसे आप रिवाइटल का कैप्सूल खाते हो, ये आपको एनर्जी देता है। जितनी दवाइयाँ हैं एनर्जेटिक वाली, उन सब में लगभग जीवों का ही उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो आप ये देख लिए, इनके अलावा, आवास के अलावा, पर्यटन के अलावा, औषधि उपयोग के अलावा, पृथ्वी के धरातल की सौंदर्यता को भी बढ़ाती है जैव विविधता। अब आप सोचो, अलग अलग अगर पक्षी हुए, अलग अलग जीव जंतु हुए, और आपके आसपास एनवायरनमेंट में चिड़ियों की चहचहाट हो रही है, मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हो तो आपकी बालकनी में पैरट भी है, पिकॉक भी है, कई सारे ऐसे पंछी हैं जो आपको मन मोहित कर दे रहे, तो कितना अच्छा लगेगा। अर्थात जैव विविधता की अगर विविधता ज़्यादा है तो न केवल हमारा मन मस्तिष्क परिपक्व होगा, बल्कि हमारा वो दिन भी अच्छा होगा। क्लियर? तो आप ये समझिए विविधता का मतलब। फिर है, जैव विविधता जीवों की विविधताओं तक ही सीमित नहीं है। अर्थात इसका केवल ये मतलब नहीं है कि जीवों की विविधता को ही हम जैव विविधता के अंतर्गत शामिल करें, बल्कि इसके अंतर्गत उस पर्यावरण को भी सम्मिलित किया जाता है जिसमें वे निवास करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप राजस्थान गए, ठीक है, आपने राजस्थान में कई सारे जीवों को देखा, जैसे ऊँट को आपने देखा, तो वहाँ पर ऊँट रह तो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन ऊँट को रहने के लिए कौन सा एटमॉस्फेयर मिल रहा है? रेगिस्तान। और आपने क्या देखा? रेगिस्तान का नज़ारा, वो भव्यता, वो खूबसूरती। आप जब वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो आप गुजरात की ओर गए। गुजरात के गिर के वनों में आपने शेर को देखा और पास के समुद्र के नज़ारे को देखा। आप फिर उससे थोड़ा आगे बढ़े, आप महाराष्ट्र गए, वहाँ पे कई सारे नेशनल पार्क और वहाँ के जीवों को देखा। अर्थात क्या हो रहा है कि बार बार आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, और ये चेंज केवल वहाँ के एटमॉस्फेयर का नहीं है, ये चेंज वहाँ के एनवायरनमेंट का नहीं है, ये चेंज है वहाँ की डाइवर्सिटी का। और ये डाइवर्सिटी केवल जीवों की नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र की भी है। एक बार आपने रेगिस्तान देखा, दूसरी बार आपने समुद्र का नज़ारा देखा, अर्थात नम का क्षेत्र देखा, तीसरी बार आपने हरा भरा प्लेस देखा। ये सारी चीज़ें आपको और मनमोहित करती हैं। क्लियर? तो आप इससे एक और चीज़ समझ गए होंगे कि जीवों की विविधता के लिए न केवल जीवों का विविध होना जरूरी है, बल्कि उनकी विविधता को प्रिजर्व करने के लिए वैसा इन्वायरमेंट का भी विविध होना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है ना कि इन्वायरमेंट अगर चेंज होगा तो कई सारे जीव विलुप्त हो जाएंगे। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जीवों की विविधता वास्तव में इन्वायरमेंट की विविधता पे डिपेंड करती है। अब आप अपने को मछली ले आओ कहीं से, कोई विदेशी प्रजाति की, और आप उसे अपने घर में अपने साथ खाना खिलाओ, वो आपके साथ डाइनिंग टेबल में खाना खाएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पानी में रहना है, और उसको उस पानी में रहना है जहाँ से वो आई थी। आप जर्मन शेफर्ड डॉग को लोग पालते हैं, ठीक है, जर्मनी का एटमॉस्फेयर अगर उसको मिलता है तो उसका लेवल अलग होता है। आप यहाँ पे पाल रहे हो वो अलग चीज़ है, वो बनाने को तो आप गधे को भी कुत्ता बना सकते हो, लेकिन बात ये है ना कि जैसा एटमॉस्फेयर उसको मिलेगा, जैसी उसकी परवरिश होगी, मज़ा वैसा ही आएगा। जैसे आप एक चीज़ देखिए कि आप भले ही दिल्ली में राजस्थान के फूड को सर्व कर रहे हो, भले ही दिल्ली के जितने भी फूड्स हैं आप उनको राजस्थान में सर्व कर रहे हो, दोनों के एक दूसरे को, मज़ा तब आएगा जब आप राजस्थान के फूड को राजस्थान में ही खाएंगे और राजस्थान के लोकल कल्चर के साथ मिलकर खाएंगे। इसीलिए आपको पता होना चाहिए, जब आप लवासना या स्वप्ना में जाएंगी या जाएंगे तो आपको जो खाना मिलेगा विविध होगा, अर्थात डाइवर्सिफाई होगा। और जब खाना आपको डाइवर्सिफाई खाना है ना, तो उसमें आपको ड्रेसअप भी वैसा ही रखना है। क्यों? क्योंकि ड्रेसअप में वो मज़ा ही अलग है। अगर आप साउथ इंडियन की ड्रेस में, धोती कुर्ता में हैं और तब खाना खा रहे हैं तो वो एक ट्रेडिशनल हो गया। तो यही सारी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट के संदर्भ में, समझ गए? जब हम जैव विविधता की बात कर लेते हैं और जैव विविधता के बारे में हम समझ लेते हैं तो प्रश्न उठता है कि आखिरकार जैव विविधता के टाइप्स कितने होते हैं। मोटे तौर पर हम जैव विविधता को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो मोटे तौर पर जैव विविधता को हम बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड कर पाते हैं। एक है आनुवांशिक विविधता अर्थात जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरी है प्रजाति विविधता अर्थात स्पीसीज डाइवर्सिटी, तीसरी है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता अर्थात कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इन तीनों का मतलब क्या है इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपकी समझ बनाने के लिए इसको यहीं पे समझ लेते हैं।
क्या मतलब है? आनुवांशिक का क्या मतलब? आनुवांशिक का मतलब ये है कि उसका जो जीन है, समझ गए, उसकी जो मूल संरचना है वो कैसी है। मूल संरचना का मतलब ऐसे समझो कि मान लीजिए शेर का बच्चा है, क्लियर। तो शेर के बच्चे कितने प्रकार के हो सकते हैं? मान लो एक शेर का बच्चा हुआ, थोड़ा सा लाल कलर हुआ, थोड़ा सा उसका कलर और चेंज हुआ, लेकिन हुआ वो कौन सा? शेर ही, समझ गए। या शेरनी से जो बच्चा हुआ वो हुआ शेर की फैमिली का। जैसे आप ऐसे समझो कि मानव के द्वारा जो बच्चा जन्म लेगा या स्त्री के द्वारा जो बच्चा जन्म लेगा वो वास्तव में या तो पुरुष होगा या तो स्त्री होगा। वो ना तो शेर होगा और ना ही क्या कहते हैं तोता होगा, क्लियर। पैरट भी नहीं होगा और ना ही शेर होगा, अर्थात क्या होगा? मानव ही होगा। ये जो विविधता है, यानी कि हमने मानव के बच्चे को देख लिया, हमने शेर के बच्चे को देख लिया, हमने तोते के बच्चे को देख लिया, हमने कबूतर के बच्चे को देख लिया, तो ये जो विविधताएं हैं आपस में, इनको हम कहते हैं आनुवांशिक विविधता, समझ गए। फिर आता है प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता का मतलब क्या हुआ? प्रजाति विविधता का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई प्रजाति है मत्स्य कैटेगरी की, अब मछली की कैटेगरी में कई सारी मछलियाँ हो गई। मतलब एक प्रकार की मछली थोड़ा ना, झींगा मछली है और आप व्हेल देख सकते हो, कई सारी कैटेगरी हो गई। शेर आप जब देखते हो तो उसमें भी कई टाइप के शेर हैं, चीता है, चीता टाइप का है, और आप लियोपॉर्ड कह सकते हो, तो ये स्नो लियोपॉर्ड, तो ये सब अलग अलग टाइप के हो गए, समझ गए। वो प्रजाति विविधता में आ गए। फिर आ गया सामुदायिक या पारितंत्र विविधता, अर्थात एक तरह के शेर रहते हैं जो गुजरात के गिर में रहते हैं, एक तरह के शेर रहते हैं जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, एक प्रकार के गेंडे हैं जो कंचनजंगा में रहते हैं, सॉरी कांजीरंगा में, एक प्रकार के आप देखोगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं जो राजस्थान में रहते हैं, समझ गए। ये जो विविधता हुई ये पारितंत्र की विविधता हुई। आप तीनों का मतलब समझ गए होंगे। चलिए अब हम इनको परिभाषा के रूप में देखते हैं, ताकि अगर आपसे इंडिपेंडेंट प्रश्न पूछा जा सके तो आप काफ़ी अच्छे से टैकल कर सकें। तो देखते हैं आनुवांशिक विविधता, इसका क्या मतलब है। आनुवांशिक विविधता का आशय किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से है। जैसे मान लीजिए कि जब आपका विवाह होगा आप सबका, तो आपके जो बच्चे होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक बच्चा बड़ा अच्छा होगा, दूसरा थोड़ा शैतान होगा, तीसरा थोड़ा सा मक्कार होगा, चौथा बिल्कुल ही सीधा होगा, समझ गए। तो इनके जीन में जो अंतर है, नहीं कहा जाता है कि इनके जीन में कुछ अंतर है, इस बच्चे के, इसको गलत जीन चला गया, वरना ये तो मेरी बेटी से अच्छा होता, मेरे बेटे से अच्छा होता, समझ गए। ये क्या था, यानी कि एक ही इंसान था, एक ही प्रजाति थी, लेकिन उनके जीन में अंतर आ गया। जब आप देखोगे कई बार आपने लड़ाइयाँ जब सुनी होंगी परिवारों में, मोहल्लों में, तो क्या होता है कि एक ही बाप के दो बेटे और दोनों घर के लिए लड़ रहे, तो क्या कहा जाता है कि दोनों के जीन में अंतर है, समझ गए। बेटे तो हैं, तो अर्थात क्या इसको हम कहेंगे, ये सब आनुवांशिक विविधता से प्रेरित हैं। आप लोग देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि मास्टर हमें करंट के ऐसे एग्जाम्पल क्यों दे देता है, क्योंकि ऐसे ही आपको याद रहेगा। जैसे अभी तक आप लोग कीस्टोन प्रजाति नहीं भूले होंगे कि कीस्टोन का मतलब क्या होता है, कि जो संख्या में कम हो लेकिन उनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो, क्लियर। तो आप समझ गए। चलिए फिर है एक ही जाति या इसकी एक समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता जीन पूल कहलाती है। इसका क्या मतलब, समष्टि का मतलब क्या होता है, स्पीसीज। इसका मतलब ये है कि एक ही जाति या एक ही समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता, मतलब टोटल जो विविधता है। मान लीजिए एक परिवार है आपका, 6 लोग हो, ठीक है। अब 6 में क्या हुआ कि 2 महिलाएं हैं, मतलब एक आपकी वाइफ हो गई, ठीक है, या आपके हस्बैंड हो गए, दूसरा आपकी बेटी हो गई, ठीक। बाकी 3 क्या हुए, जेंट्स हो गए, क्लियर। अब ये 5 लोग मिलकर टोटल क्या कहलाए, अगर हम इस विविधता को कहें। वैसे तो सब जीन से अंतर हैं, लेकिन इन पांचों को टोटल रूप से अगर हम कहेंगे तो ये होंगे जीन पूल, अर्थात सबके जीन में डिफरेंस है। अब आपकी जो पत्नी होगी, आपके जो पति होंगे, क्या होगा कि उनका जीन अलग है, उनके मम्मी पापा ने उनको अलग जीन की परवरिश की थी, क्लियर। आपके जो बच्चे हैं उनकी परवरिश अलग है, समझ गए। तो ये हो गई, इन टोटल की जीन को मिला दिया जाए, ये कहलाए जीन पूल, समझ गए। अब आता है हमारा दूसरा टाइप, प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता का क्या मतलब, कि प्रजाति विविधता से आशय किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विविधता से है।
वही बात कि जीव जंतु तो हैं जैसे कैट की प्रजाति अलग है, अब कैट में शेर भी आते हैं, ठीक है, कई प्रकार के चीता आते हैं, समझ गए, ये सारी चीज़ें आती हैं। रेप्टाइल्स की प्रजाति अलग है, आप बर्ड्स की प्रजाति अलग है। मोटे तौर पर हम देखते हैं ना बर्ड्स हैं, अच्छा जैसे इंडियन सोसाइटी को अलग अलग कुनबे में डिवाइड किया जाता है। कुनबे का मतलब क्या है कि आप कह सकते हो कि यहाँ ये लोग जो हैं ये जनरल के हैं, ये एससी कैटेगरी के हैं, ये एसटी कैटेगरी के हैं, ये ओबीसी हैं, ये ईडब्ल्यूएस कोटा के हैं। ये जो डिवाइड किया गया है तो सब एक ही है ना, लेकिन इनको अलग अलग समुदायों में बांट दिया गया। तो ये सब हो गया प्रजाति विविधता। क्लियर। तो फिर देखते हैं कि प्रजाति विविधता किसी समुदाय में प्रजाति की विभिन्न किस्म को बताता है। क्लियर, कि वो समुदाय जो है उसमें कितने टाइप हैं। मान लीजिए पूरी एक इंडियन कम्युनिटी है, उस इंडियन कम्युनिटी में कितनी कम्युनिटियाँ हैं, तो आपको पता चला कि अच्छा एससी है, ओबीसी है, जनरल है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, ये सारी कैटेगरियाँ हैं। क्लियर, तो आप समझ गए। फिर आता है खाद्य श्रृंखला की जटिलता जैव विविधता के लिए अत्यंत ही आवश्यक होती है। वही बात कि अगर खाद्य श्रृंखला काफ़ी विविध है, समझ गए, काफ़ी ज़्यादा विविध है, तो क्या होगा कि जैव विविधता उतनी ही स्थिर होगी, समझ गए। और अगर उसमें विविधता कम है तो जैव विविधता में उतनी ही अस्थिरता होगी। क्लियर। चलिए फिर आता है हमारा अंतिम कि सामुदायिक या पारितंत्र विविधता, यानी कि वो इन्वायरमेंट ही अलग है। इसका क्या मतलब हुआ एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों एवं दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता सामुदायिक विविधता या पारितंत्र विविधता कहलाती है। इसको आप ऐसे समझो कि आप लोग दिल्ली में रहते हो, ठीक है, आपका एक अलग समुदाय है, मतलब सारी स्टूडेंट यूनियन का एक अलग समुदाय है। रूम रेंट्स जो हैं, या आप कह सकते हो जो मकान मालिक हैं, जितने ऑनर, उनकी अपनी एक अलग कम्युनिटी है। क्लियर। कुक खाना बनाने वालों की अपनी एक अलग कम्युनिटी है, पानी देने वालों की अपनी एक अलग कम्युनिटी है, सब्जी या रेहड़ी पटरी वालों की अपनी एक अलग कम्युनिटी है। ये सब एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं या एक ही जैव विविधता में रहते हैं, लेकिन इनकी सबकी कम्युनिटी अलग अलग है, समझ रहे हैं। तो ये इनके अंदर जो विविधता पाई गई। आप रेहड़ी पटरी वाले से ये कहो कि साहब ये बताइए महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका क्यों नहीं निभाई, तो वो क्या बता पाएगा। रेहड़ी पटरी वाला अगर आपसे पूछे कि भाई साहब ये बताइए कि आज टमाटर का दाम बढ़ेगा कि घटेगा, तो आप भी नहीं बता पाओगे, समझ गए। तो वही विविधता है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता। क्लियर। चलिए अब आता है हमारा जैव विविधता का मापन। हमने जैव विविधता पढ़ लिया, जैव विविधता के प्रकार पढ़ लिए। अब प्रश्न उठता है कि भाई साहब ठीक है, हमने मान लिया कि जैव विविधता के इतने प्रकार होते हैं, बट जैव विविधता को हम मेज़र कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, कहेंगे कि फला क्षेत्र में इस प्रजाति की इतनी विविधता है। तो इसके लिए बेसिकली कई प्रोसेस अपनाए जाते हैं, उनको हम देखते हैं। जैव विविधता के मापन से आशय प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन से। संख्या का मतलब कि कितनी वो संख्या में उपस्थित हैं, समृद्धि का मतलब उनकी कितनी प्रचुरता है, प्रचुरता का मतलब कि इन्वायरमेंट पर उनका कितना इम्पैक्ट है, कितना प्रभाव है। क्लियर। प्रजातियों की क्षेत्र विशेष में प्रचुरता का आकलन एवं प्रजातियों में समता का आकलन जैव विविधता मापन का अनिवार्य अंग है। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस क्षेत्र में जो जीव हैं उनकी प्रचुरता अगर अधिक है, उन प्रजातियों में समता अधिक है, समता का मतलब इक्वली ट्रीट करते हैं, इक्वली आपस में रहते हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते, मतलब प्रतिस्पर्धा ज़्यादा उनके बीच में नहीं है। तो इस चीज़ को हम जब मापते हैं तो ये उसका एक अनिवार्य अंग होता है। कई बार आप देखोगे कि किसी दूसरे जीव का प्राणी या कोई दूसरा जीव, आप छोटा सा देखो अपने गाँव घर के कुत्तों के बारे में देखो, जो मोहल्ले के बाहर कुत्ते घूमते हैं ना रात में, देखना कभी भी कि दूसरे मोहल्ले का अगर कुत्ता आपके मोहल्ले में आ गया तो आपके मोहल्ले वाले कुत्तों के भाव बढ़ जाते हैं, उसको मार मार के उसको भगा देते हैं। क्लियर। क्यों भगाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी संख्या अगर हमारे यहाँ आ गई तो हमारा जो राज है, जो उनका गुंडा राज है, जो उनका एरिया है, उसमें बड़ी दिक्कत आएगी, समझ गए। तो उस चीज़ को हटाते हैं। अगर वही दूसरे मोहल्ले का कुत्ता अगर इस मोहल्ले में आए और आपके मोहल्ले वाले कुत्ते उसका बड़े अच्छे से स्वागत करें कि आइए भाई साहब आपके लिए भी हम कुछ खाने को रखें, या वो कुत्ते आप देखना जो घर में बड़े शान और शौकत से पल रहे, वो बड़ा एटीट्यूड रखते हैं, वो अपने आप को रईस समझते हैं, और जो रोड वाले कुत्ते हैं वो ये समझते हैं कि अरे भाई मेरी क्या स्थिति है, समझ गए।
तो इनमें अगर दोस्ती हो जाए सब में, मान लो सभी कुत्तों में आपस में एक दोस्ती हो जाए और सब अपनी यूनिटी बना लें और बड़ा मिल के रहें तो मज़ा आ जाए सब में, उसको हम कहते हैं समता का आकलन। समझ गए। फिर आप देखिए कि जैव विविधता को आखिरकार मापते कितनी विधियों से, तो 3 विधियों से। देखो 3 ही प्रकार हैं और 3 ही विधियां हैं और इन 3 विधियों को हमने अलग अलग नाम दे दिया, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। अल्फा बीटा गामा बेसिकली आप लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पे आप इनका उपयोग करते हो या आप केमिस्ट्री में पार्टिकल्स के रूप में इनका उपयोग करते हो। क्लियर। तो बस ये नाम के लिए हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा का कोई बेसिकली मतलब नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हो राम सीता लक्ष्मण या राम सीता, किसी का भी नाम लिख सकते हो। क्लियर। फिर है अल्फा विविधता किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या पारितंत्र की जैव विविधता है। ये किसी एक समुदाय या पारितंत्र प्रजातियों की कुल संख्या को बताती है। कहने का मतलब हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था ना अभी, अब उसी की संख्या कुछ शॉर्ट में कर दो, मतलब फोल्डर की और गहराई में जाओ। अर्थात कि मान लो ये एक कोई निश्चित क्षेत्र है। क्लियर। यहाँ पर कोई एक समुदाय रहता है। क्लियर। इस समुदाय में कई सारी प्रजातियां रहती हैं, मतलब कई सारी प्रजातियां मतलब एक ही प्रजाति के कई सारे जीव रहते हैं। क्लियर। उनकी जो टोटल संख्या है कितनी हुई, 3 6 1 7, अर्थात ये जो 7 संख्या है इसे हम कहेंगे कि यहाँ की अल्फा विविधता है। समझ गए कि कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रहने वाला कोई एक समुदाय है, उस समुदाय की अपनी एक संख्या है, उस संख्या की विविधता को ही हम कहते हैं या उस संख्या की टोटल संख्या कैलकुलेशन को हम कहते हैं अल्फा विविधता। क्लियर। जैसे आपके परिवार में 6 मेंबर, मतलब आपके परिवार में पर्सनली ले, आपके संयुक्त परिवार की बात नहीं है। ठीक, तो आप ऐसे देख सकते हैं। दूसरा है बीटा विविधता। इसका क्या मतलब है, बीटा विविधता जैव विविधता का वह मापन है जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि किस समुदाय से प्रजातियों का कितना पलायन हुआ है। समझ गए। इसका क्या मतलब, बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में ये एक समुदाय है। क्लियर। उसमें एक और समुदाय है। क्लियर। अब ये दो समुदाय की लगभग 5 प्रजातियां हैं। क्लियर। ध्यान देना आराम से, बिल्कुल। 3 2 5 1 6 7 8 9 और ये 10, ये मान लो 5 इनकी प्रजातियां, 10 प्रजातियां। अब इन 10 प्रजातियों में होगा क्या कि जब इन्वायरमेंट चेंज होगा, जब बाहर से कोई दूसरी प्रजाति आक्रमण करेगी तो कुछ लोग यहाँ से निकल जाएंगे कमाने खाने के लिए। आप सुनते हो ना कि प्रवासी पक्षी आते हैं, तो वो जो पलायन हुआ, अर्थात उस पलायन में कितने लोग घर से बाहर निकले। जैसे आप लोग भी पलायन करके आए हो अलग अलग शहर में, बेंगलोर में, दिल्ली में, कोची में, राजस्थान, हैदराबाद, अलग अलग शहरों में आप गए। क्लियर। तो आपने क्या किया, अपने घर से पलायन किया, तो घर से सारे लोग तो नहीं आए, आपके मम्मी पापा, आपके भाई, छोटा भाई, छोटी बहन तो घर पे ही हैं, यानी कि आपके 4 लोग घर पर हैं और आप जैसे 2 लोग बाहर आ गए। ठीक, तो ये जो 2 लोग बाहर आ गए, इसके बाद वहाँ पे जो बचे लोग, उनकी कौन सी संख्या है वो कहलाएगी बीटा विविधता। समझ गए। ज़्यादा इसमें समझने की वो नहीं है, बस ये समझना है कि वो प्रजातियां जो पलायन कर जाती हैं उनको माइनस कर दो, अर्थात अल्फा माइनस पलायन वाली प्रजातियां। क्लियर। ये निकल आएगा आपका बीटा विविधता। बिल्कुल समझ गए। चलिए, आवासों या समुदायों के एक प्रवणता के, आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा सर ये पर्यावरणीय प्रवणता का क्या मतलब है। बिल्कुल भी चिंतित ना, हमारा टॉपिक ही आगे यही है, तो वहाँ हम और डिटेल से पढ़ेंगे। प्रवणता का सामान्य सा अर्थ ये होता है कि उस इन्वायरमेंट में कितनी अच्छे से वो सर्वाइव कर पाएगा अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। क्लियर। बाकी डिटेल से हम आगे देखेंगे। आवासों या समुदायों के एक प्रवणता के साथ जातियों के विस्थापन होने की दर बीटा विविधता कहलाती है। विस्थापन का मतलब वहां से चले जाना। समझ गए। वो क्या कहलाई, बीटा विविधता। अंतिम है हमारी गामा विविधता। इसका क्या मतलब, गामा विविधता एक भौगोलिक क्षेत्र या आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता को बताती है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो राजस्थान में आप गए, ठीक है, अब राजस्थान इतना बड़ा राजस्थान है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जगह पे ऊँट रहते हैं, थोड़ी जगह पे अन्य जानवर रहते हैं, यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहता है, कुछ थोड़ी बहुत पक्षियों की प्रजातियाँ रहती हैं। समझ गए। ये सब जितने जीव यहाँ पे रहते हैं और कुछ लोगों के घरों में पले हैं, जैसे भैंस, बकरी, गाय, ये सारी चीज़ें। ठीक,
ये सबके सब एक टोटल जिस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अर्थात किसको कर रहे हैं, रेगिस्तानी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस रेगिस्तानी एरिया में जितनी टोटल प्रजातियों की संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो हुई ये हो गई गामा विविधता। क्लियर। इसको बेसिकली हम किसी क्षेत्र विशेष में मापते हैं। अल्फा में हम क्षेत्र नहीं देखते या आवास नहीं देखते, लेकिन हम गामा में क्षेत्र देखते हैं और आवास देखते हैं। समझ गए। तो अब इसके बाद क्विक रिवीजन आपको करा दें। गामा में हम क्षेत्र देखते हैं, अल्फा में हम क्षेत्र नहीं देखते, बीटा में हम क्या देखते हैं, कौन सी जातियां वहां से बाहर निकल गई। समझ गए। तो आपका ये इस तरीके से आप समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अपने अगले पार्ट में देखेंगे वास्तव में जैव विविधता की प्रवणता क्या होती है। क्लियर। इससे पहले हम देख लें कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बीटा विविधता पढ़ी, हमने अल्फा विविधता पढ़ी, जैव विविधता का मापन पढ़ा, जैव विविधता कितने टाइप की होती है उसे पढ़ा, और जैव विविधता का सामान्य आशय क्या है हमने उसे कंप्लीट किया। क्लियर। तो आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे काफ़ी बेसिक तरीके से। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।